कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में आ गया था। वेस्ट में किसी को जाने का मौका मिला हो, 70% के करीब लिटिगेशन जो है वो कंज्यूमर लॉज पर शिफ्ट हो चुकी है। पाकिस्तान में इन कंज्यूमर लॉज को बॉदर नहीं करते। हम सुबह से लेके शाम तक सिर्फ वकील नहीं, हम हर दिन खुद भी कंज्यूमर है। बीइंग लॉयर, हमें उसके लॉज की हर माइन्यूट डिटेल, हर एक प्रोसीजर हमें अजबर होना चाहिए, क्योंकि हम तो लॉयर हैं। इसके पर्पस में जो दो चीजें हैं, प्रमोशन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर और प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर। एक ये सेक्शन 3 है बड़ा इंपॉर्टेंट नेचर का। ये कहता है कि ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये किसी भी और एक्ट की डेरोगेशन में नहीं है और ये एक स्पेशल रेमेडी आपके लिए क्रिएट कर दी गई है जो एक्सपीडिशियस भी है और सिंपल भी है। वकील लाइबल है आपकी सर्विसेज, याद रखें, यू आर liable for your services any kind of facility or advice or assistance such as provision of medical, legal or engineering services। आपने किसी का गलत दावा दिख दिया तो ये आपने उसको गलत सर्विस दी है। He can claim from you। डरें उस वक्त से कि जब वो क्लेम करें। लिखता रहे इंपोर्टेड माल की कोई वारंटी नहीं है, लेके आए अदालत में कि मैंने इसको इंपोर्टेड माल सेल कर दिया है, तो मैं उसे बताऊंगा कि भाईजान ये भी आपने एक गैर कानूनी काम किया हुआ। यू आर अ सेलर, आई एम अ परचेजर, I am giving my hard earned money to someone. Why he is not liable? और हम क्यों मान जाते हैं कि he is not liable? When I am purchasing something, उसकी liability कायम रहती है। Liability of any person cannot be limited by notice, cannot be excluded by notice। हर प्रोडक्ट जब आप परचेज करेंगे, खास तौर पे इंपोर्टेड, तो आप देखेंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ पूरा एक कार्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज से की गई, कौन सी इसमें प्रोडक्ट शामिल की गई, क्या क्या इसके क्वेश्चंस हैं। एक आप घड़ी खरीदें उसके साथ भी एक इतनी बड़ी कॉपी होती है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स जो है बेसिकली वो इसके साथ कोप अप नहीं करते पूरे लॉ के साथ, लेकिन इंपोर्टेड सारी चीजों के साथ आपको मिलेगा। किताब से बड़ी दूरी है, ये जो दूरी है इसको कम करने के लिए ये काविश शुरू की गई है, इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने आज के सेमिनार का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं और कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दावत देती हूँ मियाँ शहजाद एडवोकेट साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतल नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज का जो सेमिनार है कंज्यूमर लॉज़ के हवाले से अरेंज किया गया है और इस 2 डेज़ कंज्यूमर लॉज़ का मकसद और हम सब के आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद भी यही है कि हम कंज्यूमर लॉज़ के बारे में सीख सकें और इंशाल्लाह आज हम यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज यहाँ हमारे साथ काबिल एहतराम जनाब तफ़हीम एजाज़ खान साहब मौजूद हैं, जो कि माशाअल्लाह इस वक्त सियालकोट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और यहाँ पे सर तफ़हीम एजाज़ साहब के कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। मैंने सर तफ़हीम एजाज़ साहब से आज तक कुछ पढ़ा नहीं है। बीइंग स्टूडेंट मैं उनके स्टूडेंट नहीं रही, लेकिन मैंने जितना उनके बारे में सुना है, उनकी तारीफ़ सुनी है, तो मेरी पर्सनली एक ख्वाहिश है कि मुझे कभी सर तफ़हीम एजाज़ साहब से कुछ सीखने का, उनसे पढ़ने का मौका मिले। एंड इंशाल्लाह आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो मैं इंतहाई अदब से जनाब सर तफ़हीम एजाज़ साहब से गुजारिश करूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और अपने स्टेज पर आके अपने ख़यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। मैं इस आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज जो है वो अरेंज किया है। मैं अपनी बात का आगाज़ यूँ करूँगा कि हम अपने प्रोफेशन के मुतल्लिक़ कहते हैं कि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोफेशन है और हम ये कहते हैं कि हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं
और हम ये कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे अफराद हैं। लेकिन मैं आपसे माजरत के साथ ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त ये प्रोफेशन टुवर्ड्स डिक्लाइन है, और उसके टुवर्ड्स डिक्लाइन होने की चंद वजूहात हैं। उसमें एक वाक़या आपसे शेयर करूँगा। मैंने पहले भी ये बात बारहा बहुत जगह पे की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात कोई बामानी हो तो उसका बार बार ज़िक्र जो है वो मेरा ख़्याल है कि कोई मंतक से आरी नहीं होता। मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ चंद साल पहले, एक नए हमारे फ्रेश ग्रेजुएट थे लॉ के, उन्होंने नई नई कचहरी ज्वाइन की, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा आपने माशाल्लाह 3 साल लॉ को पढ़ा है, आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप अदालत के अंदर दाखिल होंगे तो अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं या आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं या आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं या आप डिफेंस की तरफ से हैं, तो आप अदालत में किस साइड पे खड़े होंगे? तो बड़ा ये मेरे लिए शॉकिंग था कि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो ये नहीं बता पाए कि मुझे राइट साइड पे खड़े होना है या मुझे लेफ़्ट साइड पे खड़े होना है। अब इसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया जो कॉलेज 2 कमरों पर मुहित था। एक कमरा रिसेप्शन का और दूसरा कमरा अकाउंट्स का। इसके अलावा तीसरा कमरा उस लॉ कॉलेज का नहीं था। मतलब मकसद ही नहीं है कि वहाँ पर लर्निंग हो, प्रेजेंटेशन हो, वहाँ दरसो तदरीस का कोई सिलसिला हो। वहाँ सिर्फ मकसद क्या है कि आप फ़ी पे करेंगे, आपको एक गाइड दे दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको 20 सवाल बताए जाएंगे, आप 20 सवाल प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। आपकी खुशकिस्मती के उसमें से 6 सवाल आ जाएंगे, आप 6 सवाल अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप LLB क्वालिफाई कर जाएंगे। और कुछ जो है खुदाई तौर पर आपकी मदद, वो जैसे कि हमारा माहौल है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में भी हो जाता है। अब ऐसा शख्स, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा हमारा लॉ ग्रेजुएट, बड़ा मोहतरम, मेरे लिए बड़ा मोहतरम, वो अब कचहरी में आ गया। अब उसने पढ़ा तो कुछ नहीं, कोई किताब नहीं खोली, कोई उसने लॉ को स्टडी नहीं किया। अब वो कचहरी में आ गया। कचहरी में आने के बाद उसके पास कोई ना कोई केस तो आ ही गया। केस आया तो अब उसका पहला उस्ताद कौन है? उसका पहला उस्ताद वो कंप्यूटर वाला है जिसके पास तमाम बेल पटिशंस, तमाम दावे, तमाम जवाब दावे उसके कंप्यूटर में मौजूद है। अब उसने उसके पास चले जाना है कि भाई ये मामला आया हुआ है, मुझे कोई अच्छा सा दावा निकाल के दे दे या अच्छा सा कोई जवाब दावा निकाल के दे दे। अब स्टडी की, क्योंकि वो 3 साल में वो आदत ही नहीं पड़ी, उसने पढ़ा ही नहीं, उसने किताब को देखा ही नहीं, उसने लॉ की प्रेपोजिशन को समझा ही नहीं, उसने सेक्शंस की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, उसने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को नहीं देखा। अब उसने काम तो चलाना है। अब वहाँ से दावा ले लिया, जवाब दावा ले लिया, अब उसमें नाम शाम चेंज किए और दावा दायर हो गया। प्रोसीजर आगे चलना शुरू हुआ। अगली स्टेज आई, अब भाई एविडेंस भी देनी है, तनकीहात भी बन गई हैं, अब उसके ऊपर जरा भी होगी, सारे मामलात आगे चलेंगे। अब क्या करें? अब वो किसी लर्नड आदमी, कोई अदनान साहब जैसे के पास चला गया, जाके रिक्वेस्ट की, सर ये मामला है। उन्होंने ग्रेशियसली उसको गाइड किया, बताया कि भाई इसमें ये मामलात है, इसको ऐसे चला दो। अब वो मामला उसने सरे दस्त इस तरह हल हुआ कि उनकी गाइडेंस से वो केस किसी तरह सॉल्व हो गया। लेकिन अभी तक पढ़ाई की आदत नहीं पड़ी। क्यों? पढ़ाई की आदत पढ़ना थी कहाँ से? जब उसने एडमिशन लिया था लॉ में। किताब से तो उसने दोस्ती की नहीं, किताब को तो उसने देखा नहीं। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है, मुझसे पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा, आप जैसे काबिल लोगों से किसी के पास आ जाएगा। इतनी सारी तमहीद बांधने का मकसद या आपके सामने ये गुजारिश करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सियालकोट लॉ कॉलेज एक मकसद को लेके आगे चलें। हम ये चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन स्टूडेंट के साथ साथ हम एक बेहतरीन वकील भी पैदा करें। हमारे इंस्टीट्यूशन से आया हुआ कोई भी तालिब इल्म आकर किसी कंप्यूटर वाले के पास ना जाए, बल्कि उसको ये इल्म हो, उसको पता हो कि मैंने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, किस कानून को कंसल्ट करना है, किस एप्लीकेशन को फ़ाइल करना है, किस मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, किस सिविल जज को मैंने रिज्यू करना है। ये उसकी ट्रेनिंग हम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपके इल्म में है कि अदनान साहब एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब को छोड़ के
सिर्फ एक मकसद लेके उन्होंने सियालकोट लॉ कॉलेज को ज्वाइन किया है, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है, लर्निंग। और मैं समझता हूँ कि इस बार का एक कर्ज भी उनके ऊपर ये है कि जो कुछ उन्होंने लर्न किया है उसको वो आगे डिलीवर करें। तो आज हमारा ये पहला सेशन उसकी एक पहली कड़ी है कि जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ हम अपने सियालकोट लॉ कॉलेज के अंदर प्रॉपर प्रेजेंटेशन को लेके चल रहे हैं, हम टीचिंग को लेके चल रहे हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके चल रहे हैं, हम सेमिनार को लेके चल रहे हैं, हम लॉ मूड्स को लेके चल रहे हैं। मतलब अगर आपको इत्तफाक हो, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप लॉ कॉलेज तशरीफ़ लाएँ। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से बेसिक जो अदालत के अंदर खड़े होने की, जज के बैठने की, प्रेजेंट करने की, केस को बात करने का तरीका पूछें तो आपको मायूसी नहीं होगी। हम उसको राइट फ्रॉम दी फर्स्ट डेज ट्रेनिंग से लेके गुजर रहे हैं। और ये दूसरा फेज़ उसका ये है कि जब आप लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं तो हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इंतहाई लर्नर्ड आदमी अदनान सफदर साहब मौजूद हैं, जो लॉयर्स को भी इंशाल्लाह लर्निंग की तरफ भी लेके जाएंगे, ट्रेनिंग की तरफ भी लेके जाएंगे, उनको लॉ भी सिखाएंगे और उनको प्रोसीजर भी सिखाएंगे। आज का सेशन हमने इस पे कंज्यूमर लॉज के ऊपर रखा है और उसके ऊपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रिप है अदनान साहब की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के इस सेशन में हमें बहुत कुछ उनसे समझने और सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कतई तौर पे आज का सेशन जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल सेशन नहीं है। इंशाल्लाह ये सेशंस आने वाले दिनों में भी चलते रहेंगे और हम सबको उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमें बहुत सी चीज़ों को समझने और सीखने का मौका मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मच। शुक्रिया सर आपका। और आपने माशाल्लाह जितनी भी बातें की सब बहुत इंस्पायरिंग और बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। जैसा कि आज का जो कंज्यूमर लॉ पे हमारा ये सेशन है, सेमिनार है, और हमारे स्पीकर पर्सन रिस्पेक्टेड सर अदनान सफदर साहब आज लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो मैं सर अदनान सफदर साहब का जो तारुफ़ है वो सर तफ़हीम साहब ने बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज़ में करवा दिया। और जनाब यहाँ पे सब क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स बैठे हैं जो सर से ख़ुद भी जानते भी हैं और उनको पहचानते भी हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अदनान सफदर साहब बतौर सिविल जज हमारी नेशन को हमें सर्व भी कर चुके हैं और अब सियालकोट लॉ कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं। और आज के सेमिनार के हवाले से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और क्योंकि हम सब प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं तो कंज्यूमर लॉज को सीखना, उसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं सर अदनान साहब को स्टेज पे आने की दावत दूंगी कि वो यहाँ आएँ और लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें। मेरा तारुफ भी हो गया, लॉ कॉलेज का तारुफ भी हो गया। बाकी जो है वो मेरा एक बिलीफ है कि इंसान का जो बोलना है वही उसका तारुफ होता है, तो बाकी का तारुफ बोलने से हो जाएगा इंशाल्लाह। कंज्यूमर लॉज 2005 में ये लॉ आ गया था पाकिस्तान में। इसको एक्सप्लोर करना जो है वो हम सब की ज़िम्मेदारी थी। वेस्ट में अगर आप किसी को जाने का मौका मिला हो या आप में से किसी ने अगर पढ़ा हो तो 70% के करीब लिटिगेशन जो है वो कंज्यूमर लॉज पर शिफ्ट हो चुकी है। और हम यहाँ पे पाकिस्तान में इन कंज्यूमर लॉज को बॉदर नहीं करते। हालांकि हम सुबह से लेके शाम तक हर दिन, सिर्फ वकील नहीं, हम हर दिन खुद भी कंज्यूमर हैं। तो जब हम खुद भी कंज्यूमर हैं तो बीइंग लॉयर हमें उसके लॉज की इची बीची का इल्म होना चाहिए। हर माइन्यूट डिटेल, हर मेजर डिटेल, हर एक प्रोसीजर हमें अजबर होना चाहिए, क्योंकि हम तो लॉयर हैं। एक आम आदमी में और मेरे में और एक आम आदमी में जो सड़क से गुजर रहा है अभी, उसमें फ़र्क ये है कि आई एम अ लॉ नोअर एंड ही इज़ अ लेमैन। तो इसको साबित भी करना है हमने। सोसाइटी में जो भी हो रहा है आप लोगों को बेहतर पता है। यंगस्टर जिस साइड पे लगे हुए हैं आप लोगों को बेहतर पता है। उस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, सिर्फ आपको हिंट दूंगा कि किताब से, जैसे सर ने अभी कहा, किताब से बड़ी दूरी है। तो ये जो दूरी है इसको कम करने के लिए इसको एक ये काविश शुरू की गई है। इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी जितना आपका इंटरेस्ट है। तो आज का जो स्टार्ट करते हैं वो है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में आ गया था। इसके पर्पज़ में जो दो चीज़ें हैं वो एक है
द promotion of the rights and interests of the consumer or protection of the rights and interests of the consumer. सारे का सारा लॉ सिर्फ इन्हीं दो अल्फाज के गिर्द घूमेगा. प्रीएम्बल इसका देखें, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, स्पीडी रिड्रेस ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर टू. इसी के साथ एक ये सेक्शन 3 है बड़ा इंपॉर्टेंट नेचर का. ये कहता है कि ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये किसी भी और एक्ट की डेरोगेशन में नहीं है. जो भी आपकी रेमेडीज इससे पहले एग्जिस्ट करती हैं किसी भी लॉ के अंदर, वो इंटैक्ट रहेंगी और ये एक स्पेशल रेमेडी आपके लिए क्रिएट कर दी गई है जो एक्सपीडिशियस भी है और सिंपल भी है. अब इसके बाद सेक्शन 3 के बाद कंटेंट्स ऑफ द लॉ को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है. मैं समझता हूं कि जब आप लॉ की तरतीब निकाल लेने के बाद लॉ को समझना बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर. आम चीज़ नहीं है लेजिस्लेशन. सबसे पहला इसका जो पार्ट है कंज्यूमर लॉ का, दैट इज़ प्रिलिमिनरी. जो सेकंड पार्ट है, इनको आपने साथ साथ याद कर लेना. सेकंड पार्ट है लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. ऐसी लाइबिलिटी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट से अराइज होती है. उसके बाद थर्ड पार्ट जो इसका है, लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी सर्विसेज. तीसरा जो पार्ट है वो सारे का सारा डील करता है डिफेक्टिव और फॉल्टी सर्विसेज से. सर्विसेज का जो स्कोप है वो थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया इस वर्ड फॉल्टी को साथ मिला के. जो चौथा इसका पार्ट है वो है ऑब्लिगेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर. जो भी मैन्युफैक्चरर हमारी सोसाइटी में किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो पार्ट 4 में डील की गई हैं. पार्ट 5 डील्स विद द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर्स. ये प्रैक्टिसेस को भी कर्ब करने का पूरा प्रोसेस जो है वो कंज्यूमर लॉ में डिफाइंड है. सिक्स्थ पार्ट इसका है अथॉरिटी के रिलेटेड. देयर इज एन अथॉरिटी बिसाइड्स द कंज्यूमर कोर्ट. शायद आप लोगों को उसका पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन देयर इज एन अथॉरिटी जिसके पास मैसिव इख्तियार हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड. फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्रिएट की गई है. ये हर डिस्ट्रिक्ट में भी है और ये प्रोविंशियल लेवल पे भी प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कायम है. वो आपकी कंप्लेंट रिड्रेसल भी करती है और पॉलिसी मेकिंग भी ड्यूटी इसी की है. अब इसके आगे जो है, जो मोस्ट फेवरेट है हम सब का, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स. उससे आगे एक पार्ट है मिसलिनियस, जो कि इतना अहम नहीं है, कुछ उसमें मिसलिनियस किस्म की प्रोविजंस मौजूद हैं. ये जो 9 पार्ट हैं इस पूरे एक्ट के, जिसका छोटा सा एक्ट है, इसके 9 पार्ट में से जो आज हम डील कर रहे हैं सेशन 1 और 2 में, दैट इज प्रिलिमिनरी, liability arising from the defective products, liability arising out of defective and faulty services, obligations of manufacturer और unfair practices. ये आज का हम करेंगे इंशाल्लाह इसको कवर. कुछ definitions को पढ़े बगैर हम इस लॉ को समझ नहीं सकते. ये जो definitions हैं, total definitions में जो सबसे पूरे का पूरा लॉ जो है ये इन definitions के अंदर बंद है. पूरे का पूरा लॉ अभी मैं डिस्कस करूंगा एक एक डेफिनेशन, और उसके बाद आई कैन बेट कि पूरे का पूरे लॉ की अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो बदल जाएगी. कोई भी रेमेडी आप लोगों ने अवेल करनी है तो यू शुड बी आ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर की डेफिनेशन, एक सादा सी डेफिनेशन कंज्यूमर की आपके मेरे जेहन में है. व्हेन एवर आई गो टू समवेयर एंड पिक अप समथिंग एंड पे फॉर दैट. कोई कहीं पे गया किसी शॉप पे, एक चीज़ मैंने उठाई और मैंने उसके लिए पैसे पे कर दिए, एंड आई एम नाउ अ कंज्यूमर. ये आपके और मेरे माइंड में डेफिनेशन है. एक इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी है आपके सामने. सेक्शन है 2C. डेफिनेशन देखे, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है, और एंटिटी. एंटिटी भी डिफाइंड है इसी एक्ट में. एंटिटी क्या है? एंटिटी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट स्टेटस रखती हो अपने जो उसके पार्टनर्स वगैरह हैं उनसे, ये एंटिटी है. तो एंटिटी भी कंज्यूमर हो सकती है और पर्सन भी कंज्यूमर हो सकता है. करता क्या है वो पर्सन या वो एंटिटी? बायज खरीदेगी या ऑब्टेन्स ऑन लीज, या लीज पर कोई चीज लेगी. ठीक है, क्या चीज लेगी?
एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई ऐसा बंदा या एंटिटी जो किसी चीज को, प्रोडक्ट को या बाय करेगी या लीज पर लेगी। तो स्कोप देखें, सिर्फ बाय का स्कोप और है और लीज का स्कोप और है, ये एक्सटेंडेड स्कोप है। आगे ये कंडीशन देखें, फॉर ए कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के इवज, एंड इंक्लूड्स, यहां तक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे एक चीज इंक्लूड कर दी, एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच प्रोडक्ट, और अब ये तीसरा बंदा शामिल कर दिया उसमें, कौन सा, यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब ना तो ये बायर है ना तो ये लीजी है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। बाप ने खरीदी, बेटा यूज कर रहा है, ना बेटा भी जाकर क्लेम फाइल कर सकता है। अब देखें आगे, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु obtains एनी प्रोडक्ट फॉर रीसेल। अगर आपने वो प्रोडक्ट रीसेल के लिए लिया था, देन यू कैन नॉट बी अ कंज्यूमर इन एनी केस। सेकंड कंडीशन देखें, और फॉर एनी कमर्शियल पर्पजेस, या आपने वो प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल पर्पज के लिए लिया। इसकी एक्सप्लेनेशन लॉ ने खुद ही दे दी। देखें, एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पजेस ऑफ सब क्लॉज 1, कमर्शियल पर्पज डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ कंज्यूमर of products brought and used by him only for the purpose of his livelihood as a self-employed person। तो उन्होंने कह दिया कि ये कमर्शियल जो पर्पस है, ये इसमें से उस चीज को निकाल देंगे कि मैं कोई चीज खरीद कर लाता हूं और उसके साथ कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता हूं अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, तो मुझे आप कमर्शियल पर्पसेस में नहीं रख सकते। मैं आपको देता हूं एग्जांपल, मैंने एक कार खरीद ली एंड आई ड्राइव दैट कार एज ए टैक्सी, ठीक है। तो अब ये टैक्सी तो कमर्शियल पर्पस है, तो ये इस डेफिनेशन से तो बाहर हो गया मैं, क्योंकि मैं तो उसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करूं। दिस एक्सप्लेनेशन सेव्स मी बट डज नॉट इंक्लूड बाय कंज्यूमर। जब अगर मैं वो खुद यूज कर रहा हूं और मैंने रीसेल नहीं करनी, तो दिस इज नॉट अ कमर्शियल पर्पस फॉर दी टू द एक्सटेंट ऑफ दिस आई एम अ कंज्यूमर सो फार एज दैट कार इज कंसर्न और दैट ट्रैक्टर इज कंसर्न। वो बंदा भी कंज्यूमर है, कोई भी सर्विसेज जो बंदा हायर करता है, सर्विसेज एक सेल्फ इसमें डिफाइंड है, फॉर अ कंसिडरेशन, जिसके अगेंस्ट वो कंसिडरेशन पे कर रहा है। अब सोचें जरा, इसके आगे भी देख लें, एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस, या आप किसी के लिए वो सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो सर्विसेज भी जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। इन दैट केस ही ऑल्सो इज अ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जो है ही ऑल्सो इज अ कंज्यूमर। तो अब कंज्यूमर की डेफिनेशन को इस पे राय में देखें, बायर भी कंज्यूमर है, लीज पे लेने वाला बंदा भी कंज्यूमर है, उसका यूजर भी कंज्यूमर है, हायर सर्विसेज हायर करने वाला बंदा भी कंज्यूमर है, और उसका बेनिफिशियरी भी कंज्यूमर है। हमने देखा है कि बंदे परेशान हो जाते हैं कि ये तो बंदे ने खरीदी थी, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे केसेस हम इस वजह से ज़ाया करते हैं कि वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड द स्कोप ऑफ दिस कंज्यूमर। ये है कंज्यूमर का स्कोप और ये डेफिनेशन है। नया लॉ है, इस पे कोई इतनी खास जजमेंट्स नहीं अभी आई कि जिनको कहा जा सके कि ये एक पलथरा है जजमेंट्स का। बड़ी थोड़ी सी जजमेंट्स है सारे पॉइंट्स के ऊपर, अभी लॉ डेवलप ही नहीं हुआ। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें, जो दूसरी इंपॉर्टेंट, ये तरतीब मैंने खुद सेट की है, ठीक है, लॉ में इस तरह से नहीं है, आपको समझाने के लिए। फर्स्ट पार्टी इज द कंज्यूमर एंड द सेकंड पार्टी, सर सेकंड पार्टी इज द मैन्युफैक्चरर। आप किसके खिलाफ दावा करते हैं, सवाल ये है। प्रिपेयर कर रहे वो मैन्युफैक्चरर है, आप दावा किसके खिलाफ करते हैं, जो क्लेम फाइल करते हैं। कितने क्लेम हैं जो सेलर के खिलाफ होने की वजह से जाया हो जाएंगे अल्टीमेटली। सिर्फ और सिर्फ 28 का नोटिस जो है वो मैन्युफैक्चरर को नहीं दिया, नोटिस किसको दिया, सेलर को, ट्रेडर को, रिटेलर को, और दावा जो है क्लेम डिग्री हो गया। और डिग्री होने के बाद हाई कोर्ट ने 2 लफ्ज लिखे, उन्होंने कहा 28 में 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने नोटिस जारी करना था, नोटिस जारी नहीं किया, लिहाजा ये क्लेम जो है वो सेट असाइड कर देते हैं, और लीगल ग्राउंड पे वो क्लेम सेट असाइड हो गया। अब जरा सोचे किस हद तक ये इनकन्वीनियंस हुई। लॉ की मशीनरी एंगेज रही, आप एंगेज रहे, दावा डिग्री हुआ, एक उम्मीद पैदा हो गई है। कंज्यूमर लॉ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है कि सीपीसी एप्लीकेबल है, कोई 110 नहीं है। अगर कोई शख्स कंज्यूमर है, इस डेफिनेशन में जो पिछली डेफिनेशन थी इसमें फॉल करता है, तो फिर वो केस फाइल कर सकता है।
अगर इसमें फॉल नहीं करता, नहीं कर सकता। हम 110 लेके आते हैं, 110 का कोई कंसेप्ट नहीं है इसके साथ, चल रही हैं, हो रही हैं, उनसे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कोई कंसेप्ट इसके साथ उसका नहीं है। आगे जी, मैन्युफैक्चरर। अब उसी तरह से ये डेफिनेशन स्टार्ट है जिस तरह से कंज्यूमर की डेफिनेशन थी, इंक्लूड्स अ पर्सन और एंटिटी, इसी तरह से वो डेफिनेशन थी, वो बंदा या वो एंटिटी हु इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। पहला बंदा, बड़ी कैटेगरी, ऐसा बंदा मैन्युफैक्चरर है जो बिजनेस में है, किस चीज के, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में है। और वो बिजनेस किस चीज का है, यानी वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इस पर्पस के साथ कर रहा है कि मैंने उसको सेल करना है, इसीलिए उस पर लायबिलिटी हम रखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज की। आगे इसी को जरा डेफिनेशन को एक्सपेंड करेंगे। ये वर्ड जरा आप गौर से देखें, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट की है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज आए, इसमें डिफाइन है क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट है। ठीक है, कौन सी है, देखें, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट मींस हर चीज तकरीबन आ जाएगी, मींस प्रोड्यूसिंग, फैब्रिकेटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, डिजाइनिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिकंडीशनिंग और रिफर्बिशिंग अ प्रोडक्ट। ये सारी चीजें, ये सारे काम टोटल 2I के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट हैं। वापस उसी डेफिनेशन पे जाएंगे हम। दूसरा क्या होगा, वो जो मैन्युफैक्चरर है, कौन सा बंदा मैन्युफैक्चरर है। अब जरा एक्सपेंशन देखिएगा लॉ की, लेबल करता है प्रोडक्ट को एज हिज ओन, किसी प्रोडक्ट को कहीं से बनवाया हमें नहीं पता और उसने अपना लेबल लगा के हमें दे दिया। अब रॉयल टैग से आप में से किसी ने शर्ट ली, कभी टाई, अब रॉयल टैग ने किससे बनवाया आपको पता है कुछ? आई डो नॉट नो, आई डू नॉट इवन वांट टू नो, बिकॉज मैंने उसको पकड़ लेना है, उसने अपना प्रोडक्ट को लेबल लगा दिया है, अब मैंने उससे खरीदा है, मुझे क्या लगे इसने जिससे मर्जी बनवाया हो। अब लेबल अ प्रोडक्ट एज हिज ओन। अब और एक्सपेंशन देखें, और हु अदरवाइज प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। वहीं पर एक और प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसको लेबल भी नहीं लगा, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूं, तो वो भी आ जाएगा इसी डेफिनेशन के अंदर। थर्ड नंबर पे देखें, ये मैं लॉ पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं इसमें कर रहा, अभी एक चीज भी मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं की, ना करूंगा। सेकंड देखें, अ सेलर एक्सरसाइजेस कंट्रोल over the design, construction और quality of the product that cause damage। ऐसा बंदा भी, ऐसा सेलर भी जो कंट्रोल रखता है किस चीज पे, किसी चीज के डिजाइन पे। मैंने पेटेंट्स जो हैं वो डिजाइन बनवाए हुए हैं और मेरा उन पे कंट्रोल है, उसकी कंस्ट्रक्शन पे या उसकी क्वालिटी पे मेरा कंट्रोल है, स्टिल आई एम अ मैन्युफैक्चरर। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट है, लेबल करता है, प्रेजेंट करता है खुद को, या एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन या क्वालिटी। आगे 4 पे देखें, असेंबल्स अ प्रोडक्ट, असेंबल करता है किसी प्रोडक्ट को बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू हिज प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मोटरसाइकिलें चाइना की बड़ी फिर रही हैं इधर, तो उस पर इंजन लगा हुआ है चाइना का और बाकी सामान तैयार हो रहा है पाकिस्तान में। कल को ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो है मैंने तो ये मेरे रिलेटेड नहीं था, मैंने ये इसमें किसी और की चीज़ ऐड थी। वकील को पता होना चाहिए कब तक कौन सी चीज़ें हैं जिन पर मैं इनके अंदर से कुछ निकाल सकता हूँ। वो ये हैं, इन देयर नेचुरल स्टेट, अदर प्रोडक्ट्स जो इस तरह की हैं, इन देयर नेचुरल स्टेट, जब वो अपनी असली नेचुरल कुदरती हालत में होंगी। जब आप पालक खरीद रहे हैं तो पालक इज नॉट अ प्रोडक्ट। सेब खरीद लिए, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट बिकॉज दैट इज इन इट्स नेचुरल स्टेट। लेकिन आपने उसी पालक का पालक गोश्त खरीद लिया, अब बताएं दैट इज अ प्रोडक्ट बिकॉज रीजनिंग, बिकॉज दैट इज नॉट इन इट्स नेचुरल स्टेट। ठीक है जी। आगे, दैट आर ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स से हम डिराइव करते हैं। जब वो नेचुरल स्टेट से बाहर निकल जाएं तो कंज्यूमर जो लॉ है उसके एम्बिट में आ जाती हैं। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपने देखना है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स किस चीज को कहा गया है? गुड्स कहा गया है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल नेचर की है, उठा के यहां से वहां की जा सकती है।
उसके अलावा जो एक्सेप्शन है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम्स आप इसमें नहीं, डेट वगैरह इसमें नहीं आएगा, मनी इसमें नहीं आएगी, ठीक है जी। एंड इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है गुड्स में क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड्स में शामिल है, हालांकि इसको आप उठा के कहीं इधर उधर नहीं कर सकते। वाटर ये शामिल है, गैस ये शामिल है, स्टॉक एंड शेयर्स ये शामिल हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड और फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये चीज़ें उसमें शामिल हैं। किसमें, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर करूं, आपने बिजली वालों के खिलाफ केस किया कंज्यूमर कोर्ट में, इंटरटेन नहीं होता। गैस के खिलाफ क्यों सर इंटरटेन नहीं होता, क्यों, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। कब सूट फाइल होगा, इन चीजों का कोएग्जिस्ट करना बड़ा जरूरी है इस लॉ के लिए। जो आपकी सुई नॉर्दर्न गैस सप्लाई पाइपलाइन लिमिटेड है, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, जस्ट अ सप्लायर, ठीक है जी, इसलिए वो इसको एक्सक्लूड करते हैं। अब आ जाए आगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी डेफिनेशन थी, जो दूसरा बड़ा पिलर है इस कंज्यूमर लॉ का। पहला जो पिलर था दैट वाज प्रोडक्ट, दूसरा जो पिलर है दैट इज सर्विसेज। अब सर्विसेज कौन सी हैं, सर्विसेज इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज, कोई भी फैसिलिटी इसमें शामिल है जो, या एडवाइस, कोई एडवाइस नसीहत, कोई असिस्टेंस such as provision of medical or engineering services but does not include, ये चीजें इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। कौन सी, rendering of any service under a contract of personal service, any one of you knowing the contract of personal service, आपका मुलाजिम आपका पर्सनल सर्विस में है, आपने उसके साथ आपने घर में मुलाजिम रखा हुआ है, अब शाम को आप उसके खिलाफ क्लेम भी दायर कर दें, हो सकता है ना, उसने भी वही काम किया जो होटल के वेटर ने किया, रोटी आपको उसने बासी दे दी, तो आप जाके क्लेम कर दें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म सर्विस, वो सर्विस में शामिल नहीं है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है जो हुसूसन आपके लिए सर्व कर रहा हो, इसमें वेटर शामिल नहीं है, ठीक है जी। अब आए आगे, द रेंडरिंग ऑफ नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, हाथ दिखाएं किसी को और वो कहे जनाब आपने कल मीर हो जाना है, और फिर कल आ जाए और कल फिर वही हाल हो, तो फिर आप जाके क्लेम करें दैट ये आपने तो देखें सर्विस मुझे गलत दी है, तो आप ये उसको क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस लॉ प्रोहिबिट्स यू, दिस इज नॉट अ सर्विस, सो व्हेन इट इज नॉट अ सर्विस यू कैन नॉट क्लेम, ठीक है जी। आगे चलें, अ सर्विस the essence of which is to deliver judgment by a court of law or arbitrator, ये कौन सी है, आपने किसी के बिहाफ पे कोर्ट में केस आर्गू किया, अब आर्गुमेंट्स अच्छे हों या बुरे हों, कोर्ट ने अपनी मर्जी की जजमेंट दे दी तो मैंने जाके वकील साहब के खिलाफ केस फाइल कर दिया, नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, वकील लाइबल है आपकी सर्विसेज, याद रखें, यू आर लाइबल फॉर योर सर्विसेज। ये देखें, एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी और एडवाइस और असिस्टेंस such as provision of medical, legal or engineering services, medical, legal और engineering services, आपकी सर्विसेज शामिल हैं। आपने किसी का गलत दावा दिख दिया तो ये आपने उसको गलत सर्विस दी है, ठीक है, he can claim from you, डरें उस वक्त से कि जब वो क्लेम करें। अब आ गया, अब कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट और सर्विसेज एक वर्ड के साथ अटैच हैं, वर्ड कौन सा, डैमेज, ये डैमेजेस नहीं है, ये हर्जाना नहीं है, ये डैमेज है, नुकसान, 2D में डिफाइन है। डैमेज क्या है, डैमेज मींस ऑल डैमेज कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट, ऐसा नुकसान जो कॉज करे मुझे प्रोडक्ट और सर्विस या कोई सर्विस, इंक्लूडिंग डैमेज टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ, वो उस प्रोडक्ट को भी डैमेज हो सकता है, और एंड इकोनॉमिक लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी, और उस डेफिशिएंसी की वजह से जो मुझे इकोनॉमिक लॉस हो गया वो हो सकता है, और लॉस ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ना यूज करने से मेरा जो नुकसान हुआ वो भी हो सकता है, और सर्विस या उस सर्विस से। यानी इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का नुकसान, फर्ज करें मैंने एक पंखा खरीद लिया, अब वो पंखा जो है उसकी मोटर जो है वो जल गई,
ठीक है, तो एक तो ये प्रोडक्ट का मेरा नुकसान हो गया। दूसरा कौन सा नुकसान हुआ मेरा, अगर मैं इससे कोई काम कर रहा होता, फिर लॉस यूज का भी हो गया और डेफिशिएंसी की वजह से मुझे और रेंट पे रात को लाना पड़ा पंखा, ये भी मेरा लॉस है। ठीक है, ये सारे कवर्ड है। मैंने हमेशा देखा है उसमें जो लॉस है आप लिखते हैं इनकन्वीनियंस मुझे हो गई, ये स्कोप ही नहीं है कंज्यूमर लॉ का। आप लिखते मेरी रेप्यूटेशन को नुकसान हो गया है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? मैंने कोई ऐसा दावा नहीं देखा कंज्यूमर का जिसमें यह ना लिखा हो मेरी रेप्यूटेशन को लॉस हो गया है। रेप्यूटेशन का इसमें ताल्लुक ही नहीं है, आपको रेप्यूटेशन वापस मिल ही नहीं सकती। अगर आपको रेप्यूटेशन का लॉस चाहिए तो जाके डैमेजेस फाइल करें सिविल कोर्ट के अंदर। आप यहां कहां कंज्यूमर कोर्ट में आ गए हैं जिसमें आपको सिर्फ ये डैमेजेस इसमें जो फॉल करता है वो मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर मेकिंग अप योर केस, कीप इन व्यू दिस डेफिनेशन और सारे के सारे डैमेजेस इस डेफिनेशन वाले ऐड करें। और अगर कोई ऐड नहीं किया या आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको जस्टिफाई करें कि ये इसकी वजह से ये मुझे डैमेज हुआ है, उसको जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करने के बड़े तरीके हैं, आप उसकी रसीदें लगाएंगे साथ, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने जो क्लेम है उसके अंदर कि इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है। इस डेफिनेशन को ज़हन में रखें 2D को। ये अब इसके बाद ये 4 डेफिनेशंस 5 जो पढ़ ली हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसके बाद जो चीज़ें करने वाली हैं दैट इज़ लायबिलिटी। कंज्यूमर का हमें पता होगा, मैन्युफैक्चरर का हमें पता होगा, प्रोडक्ट का हमें पता होगा, सर्विसेज का पता होगा, डैमेज का पता होगा। फिर हम आगे चलेंगे लायबिलिटी की तरफ। अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो क्या लायबिलिटी है, अगर सर्विस ठीक नहीं है तो क्या लायबिलिटी है, और किस चीज को हम कहेंगे ठीक नहीं है। ये डेफिनेशन राउंड करें इसको, कौन सी चीज है जिसको हम ये कहते हैं मेरी मुताबिक कोई चीज ठीक नहीं है, किसी के मुताबिक कोई चीज ठीक नहीं है। लॉ क्या कहता है कि कौन सी चीज ठीक नहीं है, ये डिफरेंट बात करता है, हम डिफरेंट बात करते हैं। अब देखें, पहली लायबिलिटी अराइजिंग पार्ट 2 है ये, लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो आप जेन में ले आए वापस, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट और डैमेज, 4 चीजें जेन में ले आए, वापस घुमाएं जेन को उसी तरह से। सेकंड पार्ट 3 लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी सर्विसेज, डिफेक्टिव एंड फॉल्टी सर्विस। पार्ट 5 फिर घुमाएं जरा दिमाग को, कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर जिसकी डेफिनेशन नहीं है, सर्विस और डैमेज। अब आ जाए आगे, लायबिलिटी है क्या? लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अंडर सेक्शन 4 ये डिफाइंड है। 3 हमने पहले पढ़ा था, आपको बताया था इट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। अब आ जाए लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 4(1) द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट। पढ़ लिया ना ये टर्म, अब मुश्किल रह गई। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर, दिस इज द सेम डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट शैल बी लायबल, वो लायबल होगा, टू अ कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर को। इसलिए आपको पहले पढ़ा ली मैंने डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरर लायबल होगा किसको? कंज्यूमर को। अब रिटेलर का मैंने वर्ड यूज नहीं किया, रिटेलर का वर्ड यूज नहीं किया। अब इसका मतलब है कि रिटेलर इज नॉट लायबल। अब टू अ कंज्यूमर फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए ये वो डैमेजेस दूसरे हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कॉज्ड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की किसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कॉज हुए हैं, ऐसा नुकसान जो प्रोडक्ट की किसी खसूसियत की वजह से उसको कॉज हो गया, दैट रेंडर्स द प्रोडक्ट डिफेक्टिव, वो खसूसियत जो उस प्रोडक्ट को डिफेक्टिव बनाती है। अब व्हेन सच डैमेज अरोज फ्रॉम अ रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट बाय अ कस्टमर। लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, वो डैमेज जो नुकसान हुआ है वो हुआ हो फ्रॉम अ रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट बाय कस्टमर। तो ये है एक्सेप्शन किसके लिए? सारे केस आपने मुद्दई की तरफ से करने हैं, कुछ आपने डिफेंडेंट की तरफ से भी करने हैं। तो ये आपको जो टर्म है ये रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज,
ये पता होनी चाहिए व्हाट इज रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज। अब अगर मैंने एक मोबाइल परचेज कर लिया और मैं उस मोबाइल के साथ स्विमिंग पूल में छलांग मैंने लगा दी, तो मुझे आपने बताया हुआ है कि दिस फोन इज नॉट वाटर रेजिस्टेंट, तो दिस वाज नॉट आ रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब उसने खराब होना है और जो मैन्युफैक्चरर है ही इज नॉट लायबल फॉर दैट प्रोडक्ट। आगे आए, व्हाट इज लायबिलिटी? इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ये एक ऐसी हालत है जिसमें आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कौन सी है? जब किसी प्रोडक्ट को डैमेज कॉज हो गया, उस प्रोडक्ट के किसी डिफेक्ट की वजह से, ये डिफेक्ट की वजह से, और रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज आप कर रहे थे उसका। सेक्शन 5 से 8 बताएगा हमें कि व्हाट इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज भी देख लेते हैं। रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज 2M में डिफाइन है, ये कोई अपनी तरफ से इसकी डेफिनेशन नहीं करनी। व्हाट इज रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज? रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज मीन्स अ यूज और हैंडलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का यूज या उसकी हैंडलिंग किस तरह से हो, दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शुड रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, जो वो ऑर्डिनरी पर्सन से जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि यार ये इस तरह से, कोई बंदा साइकिल लेगा तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो तेज चलाएगा, ठीक है, या उस पर कोई लोड रखेगा किसी किस्म का, तो वो जो रीजनेबली एंटिसिपेटेड यूज है, ये इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन में आगे जाके केसेस बहुत ज्यादा डिफेंस केस पे रिलाई करते हैं, इस टर्म पे, एक टर्म पे, और बाकी का केस सारा ये क्लेमेंट का केस है, इससे ऊपर ऊपर। अब हमने बात की थी कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो करेक्टरिस्टिक थी उसकी, उसको भी उन्होंने लॉ ने डिफाइन किया, आजाद नहीं छोड़ा कि व्हाट इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन ज़हन में लेके आए। शैल बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव होगा ओनली इफ, अगर ये वाली 4 कंडीशंस उसमें पाई जाती हैं। एक है सेक्शन 5, एक है सेक्शन 6, एक है सेक्शन 7 और एक है सेक्शन 8। ये 4 सेक्शंस हैं जो डिफाइन करते हैं व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। इसके अलावा कोई नहीं है। कैसे? इट इज डिफेक्टिव, अभी ये मैं शॉर्ट पढ़ रहा हूं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है अभी हर सेक्शन। अब सिर्फ समझाने के लिए 4 कैटेगरीज हैं। इट इज डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन, जैसा कि सेक्शन 5 में दिया गया है। वो अपनी कंस्ट्रक्शन में या कंपोजिशन में, जब उसको तामीर किया गया या जब उसको जोड़ा गया तो उसमें कोई डिफेक्ट रह गया, तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। इट इज डिफेक्टिव इन डिजाइन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6, ये डिजाइन में ही डिफेक्टिव है, ठीक है, तो वो भी डिफेक्टिव की क्लॉज में आ जाएगा। इट इज डिफेक्टिव बिकॉज एन एडिक्वेट वार्निंग हैज नॉट बीन गिवन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7, इसलिए डिफेक्टिव है कि कोई एडिक्वेट वार्निंग नहीं दी गई थी। आपको क्या लगता है कि गाड़ी के ऊपर जब ये लिखा होता है कि आप इसमें 30 पाउंड हवा फिल करवाएं, तो क्या बिल्कुल फजूल है? और उसका आइडिया किस तरह से हर गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाले को उसका आइडिया आ गया, ठीक है। या स्क्रीन पे लिखा होता है कि बच्चे को इस सीट पर मत बिठाएं, उसका आइडिया इन सब को क्यों आ गया? बिकॉज देयर इज लॉ। लॉ कहता है कि आपने एडिक्वेट वार्निंग देनी है जहां पर जरूरत होगी। अब आगे आ जाएं। इट इज डिफेक्टिव बिकॉज इट डज नॉट कंफॉर्म टू एन एक्सप्रेस वारंटी ऑफ मैन्युफैक्चरर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8। ये डिफेक्टिव हो सकता है प्रोडक्ट अगर कोई एक्सप्रेस वारंटी दी गई है उस प्रोडक्ट की, और वो वारंटी जो है उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता वो प्रोडक्ट। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। कंज्यूमर उसी सूरत में मैन्युफैक्चरर के खिलाफ क्लेम फाइल करेगा जब प्रोडक्ट जो उसने रिसीव किया है दैट इज डिफेक्टिव। और प्रोडक्ट कब डिफेक्टिव है वो हमें ये सेक्शन 5, 6, 7 और 8 बताते हैं। कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, वो एडिक्वेट वार्निंग का ना होना या एक्सप्रेस वारंटी से उसका मुताबिकत ना रखना, ठीक है जी। अब सेक्शन 5 जो है डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन, क्या चीज़ है? अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन। एक प्रोडक्ट जो होगा वो डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन तब होगा एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड, जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया था। अ मटीरियल डेविएशन वाज मेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स ओन स्पेसिफिकेशन,
तो उसको कंस्ट्रक्शन करते वक्त या बनाते वक्त मटेरियल डेविएशन हुई थी उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मटेरियल डेविएशन, ऐसी डेविएशन जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कोई नुक्स रह गया। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चर हुई थी, उसके डिज़ाइन में कोई फॉल्ट है, बाइक मैन्युफैक्चर हुई थी, उसके डिज़ाइन, उसके कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट है, डिज़ाइन ठीक था, कंस्ट्रक्शन करते वक्त कोई एक एलिमेंट गलत लगा दिया, पुर्जा उसमें गलत लगा दिया, गलत मटेरियल के साथ लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन में आ सकती हैं। बड़ी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है। अब आगे आ जाएं, जो सेक्शन 6 है डिफेक्टिव इन डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन ही गलत है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब डिज़ाइन गलत किस चीज़ को कहते हैं? अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव इन डिज़ाइन इफ एट द टाइम द प्रोडक्ट लेफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरर्स कंट्रोल, जब मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल से ये बाहर निकला उस वक्त देयर एग्जिस्टेड एन अल्टरनेट डिज़ाइन, उस वक्त उस प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेट डिज़ाइन मौजूद था, लेकिन इसी को जो है वो फॉरवर्ड किया गया, एंड वाज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग द डैमेज, और वो वाला जो डिज़ाइन अवेलेबल था वो कैपेबल था प्रिवेंट करने का, किस चीज़ को? डैमेज को। द लाइकलीहुड एंड ग्रेविटी ऑफ डैमेज, द लाइकलीहुड ऑफ ग्रेविटी ऑफ डैमेज, या जो डैमेज कॉज करने की लाइकलीहुड थी उस वक्त जब वो मैन्युफैक्चरर के भी कंट्रोल में था, वो ज़्यादा थी, कि ये ज़रूरी था, ये कंसिडर किया जाता कि इसकी लाइकलीहुड ज़्यादा है कि ये नुकसान ज़रूर करेगा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव इन डिज़ाइन है, ठीक है जी। आगे आ जाएं, सेक्शन 7 डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वार्निंग, एडिक्वेट वार्निंग्स नहीं थी, ठीक है। आपने कभी क्लोथ लिया हो और उस पर लिखा है कि इसको आपने मशीन में वॉश नहीं करना, ठीक है, बड़ी दफ़ा औरतों ने देखा होगा, या इसको किसी और रंगीन सा कपड़ा है, इसको किसी और कपड़े के साथ वॉश नहीं करना, ठीक है, आपको एडिक्वेट वार्निंग दे दी, सूट के ऊपर लिखा हुआ था, या इसको प्रेस मत करें। और इसी तरह क्लॉक्स, अगर रिस्ट वॉच आप खरीदते हैं उसके साथ एक आपको मैनुअल मिलता है, तो मैनुअल इज ऑलवेज फॉर रीडिंग, वो क्या बताता है आपको? एडिक्वेट वार्निंग्स, प्रोडक्ट है क्या करना है इसके साथ, क्या आपने नहीं करना। सेक्शन 7 अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव, प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा इफ एन एडिक्वेट वार्निंग अबाउट द प्रोडक्ट दैट इट पोजेस्ड अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कुड कॉज डैमेज। प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा कब? जब वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक रखता है जो डैमेज कॉज कर सकती है। हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, और वो वाली डिफेक्टिव एडिक्वेट वार्निंग जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। कब? जब द प्रोडक्ट लेफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरर्स कंट्रोल, जब वो प्रोडक्ट ने अपने मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल से बाहर निकल गया, सेलिंग के लिए मार्केट में चला गया, तब वो कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी वो बयान नहीं की गई थी, ठीक है। हैज फेल्ड टू यूज रीजनेबल केयर टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट वार्निंग ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक, और आपने वो वार्निंग नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा इलेक्ट्रॉनिक का, इसको इतने वोल्ट पर आपने चलाना है। कई किस्म के हो सकते हैं प्रोडक्ट, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स के हज़ारों प्रोडक्ट हो सकते हैं, उसके साथ वार्निंग मैनुअल लाजमी है, ठीक है जी। सेक्शन 8 डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी टू द एक्सप्रेस वारंटी। तो जो एक्सप्रेस वारंटी है, आपको पता है वारंटी और गारंटी में फ़र्क क्या है? वारंटी इज समथिंग एल्स एंड गारंटी इज समथिंग एल्स। गारंटी ज़मानत के मानी में है, ठीक है, और वारंटी एश्योरेंस के मानी में है। मैं आपको चीज़ सेल कर रहा हूँ, साथ मैंने कुछ बातें करनी है आपके साथ, चलेगी, आप इसको 2 साल जैसे मर्जी चलाएं। आप गाड़ी खरीदते हैं तो क्या कहते हैं आपको टोयोटा वाले? अब हम आपको 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। अब वो चिंगान एल्सविन आई है, वो 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज एश्योरेंस कि आप इसको चलाएं, इसको कुछ नहीं होता, और अगर कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं कहूंगा कि ये वारंटी जो आपने मुझे दी थी वो काम नहीं कर रही, इसीलिए तो मैं कंज्यूमर हूं, इसीलिए तो मैंने क्लेम फाइल करना है। तो ये कंज्यूमर, ये एश्योरेंस के मीनिंग में आती है, ठीक है, ये वारंटी जो है। अब बाकी आप खुद इस पे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा एंड पे इंशाल्लाह। अ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव एंड इट डज नॉट कन्फॉर्म टू एन एक्सप्रेस वारंटी। जब एक्सप्रेसली एक वारंटी प्रोवाइड कर दी गई, उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता कोई प्रोडक्ट, तो फिर वो उसकी डिफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वारंटी ली, एक चीज़ परचेज़ की, उन्होंने कहा 1 साल की इसकी वारंटी है, 1 साल की, और 1 साल से पहले वो चीज़ ख़राब हो गई। फ्रिज है, एयर कंडीशनर, अभी आप देखें एयर कंडीशनर जो है उसमें वो कहते हैं कि आपको 2 साल की, हम 12 साल की कंप्रेसर की वारंटी दे रहे हैं। तो दे आर गिविंग यू 12 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी,
12 साल तक आप उस कंप्रेसर को, आप उस प्रोडक्ट को चैलेंज करने का इख्तियार रखते हैं, बिकॉज देयर इज एन एक्सप्रेस वारंटी विद इट। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा के दिया ना आपको, मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, 12 साल तक वारंटी है आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें लाइफ टाइम वारंटी के साथ भी देते हैं। ठीक है जी, मेड एट द टाइम व्हेन मैन्युफैक्चर, तो ये जो वारंटी के साथ अगर क्लेमेंट का डैमेज हो जाता है तो वो जो है वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये एक एस्पेक्ट, इसका एक पिलर था वो प्रोडक्ट वाला। अब दूसरा पिलर जो है दैट इज़ ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज जो हैं वो किस तरह से डिफेक्टिव हो सकती हैं। इसमें थोड़ा स्कोप ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसमें दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, फॉल्टी और डिफेक्टिव सर्विसेज। तो डिफेक्टिव तो अभी हमने प्रोडक्ट के रिलेटेड देखा, अभी देखते हैं कि ये सर्विसेज के रिलेटेड क्या। अ सर्विस प्रोवाइडर शैल बी लाइबल टू अ कंज्यूमर फॉर डैमेजेस approximately caused by the provision of services that have caused damage। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि डिफाइन नहीं है कंज्यूमर लॉ में, सर्विस प्रोवाइडर लाइबल है कंज्यूमर को। यहाँ पे वो वर्ड याद करें, जब हमने प्रोडक्ट पढ़ा था यहाँ पर ये सर्विस की जगह पे, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस की जगह पे मैन्युफैक्चरर था, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज है एंड दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन कंज्यूमर लॉ। तो कोई भी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, जब ये डिफाइन नहीं है तो क्या होगी, ऐसी चीज़ जो हम, कोई ऐसी सर्विस, असिस्टेंस, एडवाइस या सर्विस जो हम विद कंसिडरेशन ले रहे हैं, प्लम्बिंग कराई अब किसी बंदे से, उसको आपने अपने घर का ठेका दे दिया कि ये सारे घर की जो है वो सैनिटरी का काम आपने करना है। ठीक है, और उसने सारे के सारे पाइप जो हैं उनको अच्छे से बाइंड नहीं किया। अब आपको पता चल रहा है कि वो बाइंडिंग लीक है और आपके कमरों में, दीवारों में सेम हो रही है। तो व्हाट वाज दिस, यू पेड फॉर दैट, इट वाज नॉट अ प्रोडक्ट, इट वाज अ सर्विस एंड इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, अप्रॉक्सीमेटली, और वो जो डैमेज है आपको कॉज हुआ वो उसकी सर्विस की वजह से होगा। और सर्विस क्या होगी, डिफेक्टिव और फॉल्टी। अब आ जाए आगे, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन। अब चूंकि हमें ये नहीं बताया कि व्हाट इज डिफेक्टिव और व्हाट इज फॉल्टी सर्विस, तो लॉ चूंकि कंप्लीट होना है, तो लॉ ने क्या किया, हमें स्टैंडर्ड बता दिया कि सर्विस का स्टैंडर्ड क्या होगा, और अगर इस स्टैंडर्ड पे नहीं होगी तो फॉल्टी भी होगी और डिफेक्टिव भी होगी। स्टैंडर्ड कौन सा है, सेक्शन 14 जाके आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 14 में जो है वो हमें स्टैंडर्ड बता दिया गया है सर्विस का। क्या स्टैंडर्ड है, वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ अ सर्विस इज रेगुलेटेड बाय अ स्पेशल लॉ, प्रोविंशियल और फेडरल, द स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी द स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय सच स्पेशल लॉ। जब किसी स्पेशल लॉ या किसी लॉ के तहत किसी सर्विस को डील किया जाए तो वो वही लॉ जो है वो उसका स्टैंडर्ड होगा। आपने कभी गौर किया है, हर पेट्रोल पंप एक खास डिजाइन के तहत बना हुआ है, उस पे एक शॉप भी है, ऐसे ही है, उसके साथ वॉशरूम भी है, ठीक है, उसमें मस्जिद भी है, उसमें वजू के लिए जगह भी है, उसमें कुछ हद तक पार्किंग भी है। क्यों एक जैसे, क्यों घर हमारे एक जैसे नहीं है, पेट्रोल पंप क्यों एक जैसे हैं? स्पेशल लॉ उनको, कोई, इसका मतलब है कोई ऐसा लॉ है जो उनको रेगुलेट कर रहा है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमें कि इस स्टैंडर्ड पर आपकी सर्विस होगी। अब मैं पेट्रोल लेने जाऊं तो मुझे कभी उन्होंने मुझसे पैसे चार्ज किए मस्जिद में नमाज पढ़ने के? नो, बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस सेट बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। ये स्पेशल लॉ है। अब लॉ मौजूद है, वही सर्विस, तब तक आपका पेट्रोल पंप जो है वो इनॉग्रेट ही नहीं हो सकता जब तक आप वो प्रोविजंस पूरी नहीं करते। तो ये स्टैंडर्ड सेट हो गया स्पेशल लॉ के तहत, ठीक है जी। अब जो भी सर्विस लैक होगी, अब उस लॉ को आप देखेंगे वॉशरूम को किस तरह से मेंटेन करना था। कुछ पेट्रोल पंप्स पे जहां एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, आप देखेंगे पेट्रोल पंप्स पे सफाई अच्छी होती है, और कुछ पे आप देखते हैं कि वो बिल्कुल ही उन्होंने बेयारो मददगार चीज़ों को छोड़ा हुआ है। ऐसे ही है ना, एडमिनिस्ट्रेटर माड़ा होगा। अब आगे देखें, वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ अ सर्विस हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड। दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है ना कि किसी सर्विस का स्टैंडर्ड प्रोवाइड ही नहीं किया गया,
फॉर एनी लॉ और बाय द प्रोफेशनल और ट्रेड बॉडीज कंसर्न, या किसी ट्रेड बॉडी या प्रोफेशनल बॉडी की तरफ से भी उसका कोई लॉ या कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। जैसे अभी ये हमारे साथ चैम्बर है तो इसने भी बड़ी सी चीज़ों की रूल्स बनाए हुए हैं, ना तो कोई लॉ है ना किसी प्रोफेशनल या ट्रेड बॉडी का कोई रेगुलेशन है। द स्टैंडर्ड शैल बी, स्टैंडर्ड क्या होगा, दैट विच एट द टाइम ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस वक्त सर्विस प्रोवाइड की गई थी उस वक्त अ कंज्यूमर could reasonably expect to obtain at the time of at that time in Pakistan। तो कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट करे कि मुझे ये सर्विस पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? आप रेस्टोरेंट में जाएं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्वालिटी फूड 1, हाइजीन 2, क्विक सर्विसेज 3, क्लीनलीनेस ऑब्वियसली, क्लीनलीनेस भी। ऐसे ही है ना? कहाँ से एक्सपेक्टेशन आई? पाकिस्तान में हर कंज्यूमर यही एक्सपेक्ट करता है। आप लाहौर में बैठे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई होंगी, ऐसे ही है ना? आप सियालकोट में बैठे तो आप बॉदर करेंगे, यार इसमें सियालकोट में हो जाता है इस तरह से, इनको नहीं अभी इतनी चीज़ों का पता, बॉदर करते हैं ना इन चीज़ों को। तो ये वो एक्सपेक्टेशन हैं जो हमारे अंदर हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन जो हैं वो स्टैंडर्ड होगी। यानी आप पर छोड़ दिया सर्विस का स्टैंडर्ड, आप डिटरमिन करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में गए तो ठंडा फूड सर्व कर दिया, क्या करेंगे आप प्रोडक्ट में जाएंगे डिफेक्टिव था या सर्विसेज में जाएंगे? 80% में आप प्रोडक्ट में जाते हैं और दावा हार्ज हो जाता है एंड पे, क्योंकि फूड तो वो है ही नहीं जिसकी बाद में चेकिंग होनी है था ही नहीं। आप परेशान, अब किधर से लेके आए वो वाला फूड जी, वो तो खत्म हो गया 1 घंटे के बाद, या कई दफ़ा हमने ठंडा खा भी लिया और बाद में ख्याल आया कि ये तो इसने मुझे ठंडा खिला दिया, और आके पे क्या किया? तो क्या फॉल्टी क्या था? व्हाट वाज फॉल्ट? सर्विस वाज एट फॉल्ट सर। तो जब सर्विस वाज एट फॉल्ट तो फिर सर्विस को ही जाके चैलेंज करें, फिर आप ये ना मांगे कि इसका प्रोडक्ट ठीक नहीं था। अब अगर आप प्रोडक्ट कह रहे हैं कि ठीक नहीं है तो फिर प्रोडक्ट को चैलेंज करने के लिए आपको प्रोडक्ट उधर अवेलेबल भी होना चाहिए, उसका डिफेक्ट आपको फिर साबित भी करना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना? और सर्विस, अब सर्विस का डिफेक्ट साबित करना आसान बात है, ऐसे ही है ना? मेरे साथ 2 दोस्त भी थे, उन्होंने भी देखा कि इन्होंने अच्छी सर्विस नहीं दी हमें, ठंडा फूड सर्व कर दिया, मेरी बेइज्जती भी हो गई। ठीक है, तो हमने फिर उधर से उठे कहीं और रेस्टोरेंट से जाके खाना खाया, उसका भी बिल ले लें, और फिर वो सर्विस में आ गया ना, वो डैमेज के अंदर आ गया कि उस ठंडे खाने की वजह से मुझे कहीं और से भी खाना खाना पड़ा, टाइम भी ज़ाया हुआ। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? सबको आ रही है जी। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन भी हमने पढ़ लिया। अब ये दोनों सेक्स सर्विसेज के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड भी और सर्विस के रिलेटेड भी, ये एक ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है बड़ी इंपॉर्टेंट इस लॉ में। एक सेक्शन 11 के अंदर और एक सेक्शन 16 के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर की वर्डिंग भी है इनकी। ये देखिए ज़रा, वेयर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज सच दैट डिस्क्लोजर ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर and expiry is material to the decision of the consumer to enter into contract of sale. For the sale, the manufacturer shall disclose the same. The nature of the product क्या है कि जब किसी प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि उसका कंपोनेंट पार्ट्स, जैसे आप जब जैम खरीदते हैं तो पढ़ते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फल से बनाया भी है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ठीक है, हम कम देखते हैं, लेकिन आप कभी गोरे को परचेजिंग करते देखें, दे गो फॉर दीज थिंग्स, वो पहले देखते हैं कि ये फ्लेवर है या ओरिजिनल है। हम तो वॉल्स की वो जो है वो क्या उसको कहते हैं, वो ठंडी सी खीर को आइसक्रीम कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने लिखे दिस इज नॉट आइसक्रीम, खुद लिखा हुआ है कि दिस इज डेजर्ट, दिस इज नॉट द आइसक्रीम, तो हम उसको आइसक्रीम कह के मेहमानों को भी खिला देते हैं। अच्छा जी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वालिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी, जब ये चीज़ें परचेज के साथ रिलेटेड हों, इनसे फ़र्क पड़ता हो। आप जिस ऐसा कोई केचप खरीदेंगे जिसकी 1 महीने के बाद एक्सपायरी हो जानी है, नहीं खरीदेंगे ना। कौन सा खरीदेंगे? जो भी फ्रेश बनाओ, आज कल मैन्युफैक्चर हो के मार्केट में आकर वो खरीदेंगे ना। तो इसका मतलब है
कि ये जब इसके मटेरियल है ना, ये बात, अगर ये 1 माह पहले, 6 महीने 8 महीने पहले केचप मैन्युफैक्चर होता, मैंने नहीं खरीदना था, तो अब ये इसको लिखना पड़ेगा कंज्यूमर को, उसको मैन्युफैक्चरर को, कि वो लिखेगा इसके ऊपर कि ये कब मैंने मैन्युफैक्चर किया था, कब मार्केट में आया, कब ये एक्सपायर हो जाएगा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हर आइटम पे लिखेगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये क्वाल सर्विस का है। द नेचर ऑफ द सर्विस इज सच दैट डिस्क्लोजर ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट ही इंटेंड्स टू यूज। ऐसी सर्विस जिसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो मटेरियल एस्पेक्ट हो। ठीक है जी। तो वो उसकी क्वालिफिकेशंस हमें बतानी पड़ेगी। मैं किसी के पास फर्ज करें अपने घर का नक्शा बनवाने के लिए चला गया हूँ, तो वो कहता है हमारे पास सिविल इंजीनियर है बड़ी आला क्वालिटी का, तो अब उसको बताना पड़ेगा कि आपके पास सिविल इंजीनियर था कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ या किसी डिप्लोमा वाले से ये नक्शा बनवा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? आसान मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये रोजमर्रा की आपके दिमाग में घुसती जाए। तो वहां पे उसने क्वालिफिकेशन उसकी बतानी है जो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है जी। अगर कोई बंदा MBBS कह के सर्विस आपको दे रहा है तो ही शुड बी एन MBBS। एक बंदा इंजीनियर कह के सर्विसेज दे रहा है, लॉयर कह के सर्विसेज दे रहा है, तो ही शुड बी अ लॉयर, और उसने डिस्क्लोज भी करना है कि मैं लॉयर हूं, और अगर नहीं हूं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं नहीं हूं लॉयर भाई, इसलिए आप सर्विस लेने से पहले सोच लें। ठीक है जी। अब या जो प्रोडक्ट मैंने सर्विसेज के दौरान इस्तेमाल करनी है तो वो मैं डिस्क्लोज करूं। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे या किसी खास बंदे के पास जो बड़ा मशहूर है कि जनाब वो देसी घी में खाना बनाता है। ठीक है जी। और अब आप वहां पर इसलिए जा रहे हैं कि वो देसी घी में खाना बनाता है, अब उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको कि ये देसी घी में बना कि नहीं बना। ये उसकी ड्यूटी है। किस सेक्शन ने लगाई? किस सेक्शन ने? 16 ने। तो ये ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल किस जगह पे है। आप ये याद कर लें, सेक्शन 11 और सेक्शन 16। अब आगे प्रोहिबिशन ऑन एक्सक्लूजन फ्रॉम लायबिलिटी। अब दुकानदार ने लिख के लगाया हुआ है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, खरीदा हुआ माल तब्दील नहीं होगा, इंपोर्टेड माल की कोई गारंटी ना है। अब इसके बाद आप उससे क्लेम करेंगे। फर्ज करें आप एक प्रोडक्ट ले आए, शर्ट ले आए, उसने लिखा हुआ है कि इसकी गारंटी शारंटी कोई नहीं है, तो क्या आप क्लेम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये देखें, मैं आपको बताता हूं किस तरह कर सकते हैं। ये प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 12 पढ़े। पहले ये पढ़ने, प्रोहिबिशन ऑन एक्सक्लूशन फ्रॉम लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या थी? एक मैन्युफैक्चरर डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए लायबल है किसको? कंज्यूमर को। एक प्रोवाइडर ऑफ सर्विस डिफेक्टिव सर्विस के लिए लायबल है किसको? कंज्यूमर को। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि प्रोहिबिशन है किस चीज पे? मनाही है। प्रोहिबिशन का मतलब है मनाही। किस चीज पे? एक्सक्लूजन फ्रॉम लायबिलिटी पे। किसी चीज को लायबिलिटी से बाहर नहीं निकालना। किस तरह? द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय विर्चू ऑफ दिस पार्ट, पार्ट 2 की बात हो रही है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, लॉ में ये पार्ट 2 नहीं लिखा। The liability of a person by virtue of this part, part 2, to a consumer who has suffered damage. Liability उस बंदे की part 2 के virtue से, यानी defective product के related, to a consumer, किसी consumer की तरफ, who has suffered damage, जिस consumer ने damage suffer किया है, shall not be limited, ना वो limit की जा सकती है, और excluded, ना वो एक्सक्लूड की जा सकती है, बाय द टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनी नोटिस। किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, किसी नोटिस के तहत मेरी वो जो लायबिलिटी थी इस बंदे की मेरी तरफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट की, दैट नीदर कैन बी एक्सक्लूडेड नॉर इट कैन बी लिमिटेड। ठीक है, कितनी बड़ी प्रोविजन। लिखता रहे इंपोर्टेड माल की कोई वारंटी नहीं है, लेके आए अदालत में कि मैंने इसको इंपोर्टेड माल सेल कर दिया है, तो मैं उसे बताऊंगा कि भाईजान ये भी आपने एक गैर कानूनी काम किया हुआ, इंपोर्टेड माल की से जो है वो गारंटी नहीं है। यू आर अ सेलर, आई एम अ परचेजर, आई एम गिविंग माई हार्ड एंड मनी टू समवन, व्हाई ही इज नॉट लायबल। और हम क्यों मान जाते हैं कि ही इज नॉट लायबल? बड़े आराम से मान जाते हैं। क्यों? उसने लिख के लगाया हुआ दुकान के ऊपर इंपोर्टेड माल की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी। तो आइंदा जब आपको वो कहे इंपोर्टेड माल की गारंटी नहीं है तो आप उसको कह के आए, देख लांगा तेनू।
प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 17। अब ये सेम देखें रिपीट हो रहा है। द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय विर्च्यू ऑफ दिस पार्ट, यानी ये पार्ट 3 की बात, टू अ पर्सन हु हैज सफर्ड डैमेज, जिसने डैमेज सफर किया है, शैल नॉट बी लिमिटेड और एक्सक्लूडेड बाय द टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनी नोटिस। तो सर्विसेज के रिलेटेड भी उसकी लायबिलिटी को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना लिमिट किया जा सकता है। ये पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट किया है, ये पार्ट 4 है। अब कुछ चीज़ें प्रमोशन के लिए भी, कि राइट्स को किस तरह से हमने प्रमोट करना है। अब राइट की प्रमोशन के रिलेटेड, ठीक है जी, ऑब्लिगेशन पार्ट 4 में लिखी है। पहली ऑब्लिगेशन, प्राइसेस टू बी एग्जिबिटेड एट द बिजनेस प्लेस। प्राइसेस क्या करेगा? एग्जिबिट करेगा बिजनेस प्लेस के ऊपर। दूसरी, अभी इसको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। सेक्शन 19, अभी सेक्शंस पढ़ लें, हेडिंग सिर्फ। 19, रिसिप्ट टू बी इशूड टू द परचेजर, रसीद जारी करेगा। थर्ड, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, रिटर्न रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए। अब ये चीज़ें सारी की सारी क्या हैं? प्रमोशन ऑफ राइट्स, प्रमोशन ऑफ राइट्स। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ले लिया, वो डैमेज है, तो फिर तो मेरा वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट में आ गया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो साइजिंग मुझे पूरी नहीं आ रही, मैंने घर में जाके टेस्ट किया, तो फिर देयर शुड बी सम सिक्योरिटी फॉर मी। कंज्यूमर हूँ, मेरा कोई राइट होना चाहिए कि उसको मैं चेंज कर सकूँ विद इन 7 डेज़। अगर मैंने उसको ऑल्टर नहीं किया, उसके टैग्स नहीं उतारे, उसको यूजलेस नहीं बना दिया, पहने नहीं रखा, तो फिर मेरा राइट होना चाहिए कोई इसके रिलेटेड भी। अब आ जाए आगे, ऑब्लिगेशंस हैं क्या? पहले सबसे प्राइसेस टू बी एग्जिबिटेड एट द बिजनेस प्लेस, तो कहते हैं अनलेस अ प्राइस कैटलॉग इज अवेलेबल। अगर प्राइस कैटलॉग अवेलेबल है तो कैटलॉग देगा। फॉर इशू टू द कस्टमर, कस्टमर द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर भी और ट्रेडर भी। पहली दफ़ा ये एक्ट के अंदर इस सेक्शन में आके 18 में ये ट्रेडर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले कहीं नहीं हुआ, इससे पहले कहीं पे नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर भी और ट्रेडर भी शैल डिस्प्ले प्रोमिनेंटली इन हिज शॉप और डिस्प्ले सेंटर अ नोटिस स्पेसिफाइंग द रिटेल और होलसेल प्राइसेस एज द केस मे बी ऑफ एवरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन दैट शॉप और डिस्प्ले सेंटर। तो हर चीज़ की प्राइसेस वो डिस्प्ले करेगा, आपको ज़रूरत नहीं है पूछने की। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चले गए और 20 किस्म के जो हैं वो टीवी लगे हुए हैं, LEDs, तो उसकी जिम्मेदारी है कि हर LED के साथ वो कीमत लिख दे। और आप अगर कभी किसी बड़े शॉपिंग सेंटर पे गए हों, जो जैसे हाइपर है, जैसे अभी इम्तियाज़ आ गया, तो हर प्रोडक्ट के साथ उसका प्राइस टैग लगा हुआ है। आपकी मर्जी है आप किसको ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है उसकी, ऑब्लिगेशन है किसकी? मैन्युफैक्चरर की। और इसमें उन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया, ट्रेडर भी। अब वो कोई ट्रेडर है, दुकानदार, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्राइस के साथ प्राइसेस डिस्प्ले करे। अब इस पे आपके गांव के किराने स्टोर वाला भी आएगा, लेकिन नाफिज नहीं है, आप करवा सकते हैं। आगे जी, सेकंड, रिसिप्ट टू बी इशूड। अब रसीद, ये बड़ा रोल है पाकिस्तान में। अब आप रसीद जो है वो आपको मांगनी पड़ती है, ऐसे ही है ना। फिर वो कभी आपका नाम नहीं लिखेगा, कभी कोई रोला, कभी कोई रोला, ठीक है, रसीद के साथ। ये अक्सर आपने देखा दुकानदार करते हैं इस तरह से। तो एवरी मैन्युफैक्चरर, हर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर या ट्रेडर हु सेल्स एनी गुड्स शैल इशू टू द परचेजर अ रिसिप्ट। तो वो परचेजर को रिसिप्ट जो है वो इशू करेगा। उस रिसिप्ट पे लिखा क्या क्या होगा, ये भी बात लॉ ने बताई हमें। डेट ऑफ सेल लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखी होगी, क्वांटिटी और प्राइस लिखी होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर लिखा होगा। आपने देखा कहीं पर भी परचेजर का नाम आया? तो परचेजर का नाम जरूरी नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप रसीद अपने नाम की बनवाएं, लॉ ही नहीं डिमांड कर रहा। मैंने कोर्ट्स को देखा है, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, तो जजेस कहते हैं आपके नाम की रसीद ही नहीं है। भाई रसीद ज़रूरी नहीं है, लॉ कह रहा है कि नहीं मेरा नाम ज़रूरी। अगर एक चीज़ को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया तो कोई पर्पज़ होगा, और अगर 4 चीज़ों को स्पेसिफिकली ऐड कर दिया तो 5वीं को क्यों नहीं किया, तो नाम मेरा ज़रूरी
नहीं है, बगैर नाम के भी आई कैन बी या कंज्यूमर। बात समझ आ गई? तो इससे भी आपके केसेस बढ़ेंगे। आगे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा भाई? रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी ऑफ अ सेलर शैल बी डिस्क्लोज्ड टू द बायर क्लियरली बिफोर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड बाय मींस ऑफ अ साइन एट द पॉइंट ऑफ परचेज। तो वो जो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी है वो क्लियरली डिस्क्लोज की जाएगी। साइंस के जरिए भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ परचेज, जहां पर पैसे देने लेने वाला मामला हो रहा है, वहां पर वो लिखेगा कि क्या है हमारी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ताकि आप फैसला करते वक्त कंज्यूमर को हर चीज ब्रीफ हो, कोई उसको मसला ना हो कि मैं क्या अंधी होके नहीं खरीद रहा हूं, उसको पता है वो क्या कर रहा है। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो है ना लॉ, इसके दो चीजें हैं। ये इसने तो प्रोटेक्ट करना है राइट्स को, और दूसरा इसने प्रमोट करना है कंज्यूमर राइट्स को। अब प्रमोशन के लिए हमें क्या दिया उन्होंने कि उन्होंने कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं उनको जो है वो ख़त्म कर दिया इस लॉ ने। अब कौन कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं? पार्ट 5 में सेक्शन 21 और सेक्शन जो है 22। सेक्शन 21 खोल लें अपने मोबाइल्स पे। नो वन शैल मेक अ फॉल्स, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। कोई भी बंदा, वो ट्रेडर हो, वो मैन्युफैक्चरर हो, वो सर्विस प्रोवाइडर हो, रिटेलर हो, कोई भी बंदा फॉल्स, डिसेप्टिव या मिसलीडिंग जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। किस चीज के रिलेटेड? कि प्रोडक्ट किसी खास किस्म का है, किसी खास स्टैंडर्ड का है, तो वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है। किसी खास ग्रेड का है, उस ग्रेड का नहीं है। फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड गाड़ी खरीद रहे हैं आप, तो वो कहता है कि ये ग्रेड 4 की गाड़ी है। तो आपने जब उसको क्लियर किया तो आपने देखा ये ग्रेड 4 की गाड़ी नहीं थी, तो उसने आपको क्या किया? मिसलीड किया। ठीक है, तो ही इज लायबल फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो है ना लॉ, इसके दो चीजें हैं। ये इसने तो प्रोटेक्ट करना है राइट्स को, और दूसरा इसने प्रमोट करना है कंज्यूमर राइट्स को। अब प्रमोशन के लिए हमें क्या दिया उन्होंने कि उन्होंने कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं उनको जो है वो खत्म कर दिया इस लॉ ने। अब कौन कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं? पार्ट 5 में सेक्शन 21 और सेक्शन जो है 22। सेक्शन 21 खोल लें अपने मोबाइल्स पे। नो वन शैल मेक अ फॉल्स, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। कोई भी बंदा, वो ट्रेडर हो, वो मैन्युफैक्चरर हो, वो सर्विस प्रोवाइडर हो, रिटेलर हो, कोई भी बंदा फॉल्स, डिसेप्टिव या मिसलीडिंग जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। किस चीज के रिलेटेड? कि प्रोडक्ट किसी खास किस्म का है, किसी खास स्टैंडर्ड का है, तो वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है। किसी खास ग्रेड का है, उस ग्रेड का नहीं है। फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड गाड़ी खरीद रहे हैं आप, तो वो कहता है कि ये ग्रेड 4 की गाड़ी है। तो आपने जब उसको क्लियर किया तो आपने देखा ये ग्रेड 4 की गाड़ी नहीं थी, तो उसने आपको क्या किया? मिसलीड किया। ठीक है, तो ही इज लायबल फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है जी। आगे, द प्रोडक्ट हैज अ पर्टिकुलर हिस्ट्री। 50 साल पुराना हमारा ये नुस्खा चल रहा है जी। ठीक है, तो ये भी वो मिसलीड नहीं कर सकता। अगर 50 साल से पुराना चल रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, सर्विस आर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, किसी खास काइंड की सर्विसेज हैं, ये भी नहीं कर सकता। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन हैविंग अ रिक्विजिट स्किल्स। रिक्विजिट स्किल्स, कोई मखसूस स्किल्स उसके पास हैं जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है, तो ये भी नहीं वो कर सकता। ये सारी चीज़ें वो रोकेंगे लॉ में। द प्रोडक्ट वॉज मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस्ड और रिकंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी खास वक्त में ये बना था प्रोडक्ट, इसके रिलेटेड भी झूठी बात नहीं कर सकता। ये जितनी भी मैं बातें पढ़ रहा हूँ ना, ये वो हैं जो वो झूठ नहीं बोल सकता, सच बोल सकता है। ठीक है, फर्ज करें वो कहता है कि एक जो है वो, अभी मैं इसमें आगे 22 आता है, द प्रोडक्ट और सर्विस हैव एनी स्पॉन्सरशिप। किसी खास बंदे ने इसको स्पॉन्सर किया, जबकि वो ऐसा नहीं है। आगे, द प्रोडक्ट आर न्यू और रिकंडीशनड। प्रोडक्ट्स नई हैं या रिकंडीशनड हैं,
जबकि वो नई नहीं है, पुरानी है। और द सेलर और द प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस हैज़ एनी स्पॉन्सरशिप, या सेलर जो सेल कर रहा है उसके पास कोई खास स्पॉन्सरशिप है, तो वो भी वो झूठ नहीं बोल सकता। तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। एक इसके आगे है सेक्शन 22, लास्ट है ये आज, प्रोहिबिशन ऑन बेट एडवर्टीजमेंट। व्हाट इज बेट एडवर्टीजमेंट? बेट एडवर्टीजमेंट, आप ये क्रीम इस्तेमाल करें 2 दिन में गोरे हो जाएंगे, जबकि आपने नहीं होना। दिस बेट एडवर्टीजमेंट। एक के साथ 5 फ्री, सुना होगा आपने, एक के साथ 5 फ्री, तो दिस इज अ बेट एडवर्टीजमेंट। वो आपको बुला रहा है, आप जब वहां जाएंगे पता लगेगा वो 5 के साथ छोटा सा उन्होंने लिखा है 5% फ्री, अट्रैक्शन के लिए। तो ये इसको कहते हैं बेट। बेट कहते हैं वो कुंडी के आगे जो नहीं लगाते वो मछलियां पकड़ने के लिए, बेट, उसको बेट कहते हैं। तो ये मछलियां पकड़ने वाली जो एडवर्टीजमेंट है, चारा, वो उसकी प्रोहिबिशन है लॉ में, और ये सेक्शन है 22। एंड इसके बाद आज का जो चैप्टर है, सेशन, so far as I am concerned, this is ended.